नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जिन साहब को आप देख रहे हैं वो आज की तारीख में कोलकाता हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं। लेकिन बतौर जस्टिस आज इनका आखिरी दिन है। हाईकोर्ट के जस्टिस के पद से ये साहब इस्तीफा देकर राजनीति का दामन थामने वाले हैं। वैसे जज साहब ने इस्तीफा देने से पहले ही राजनीति में आने और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक बंगला टीवी चैनल एबीपी आनंदा को दिए इंटरव्यू में जज साहब ने अपने सियासी इरादे जाहिर क्या किए। बीजेपी के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लोग अनुमान लगा रहे हैं, यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। बंगाल में इस बात की बहुत चर्चा है। कोलकाता हाईकोर्ट के इस जज साहब का नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। जस्टिस गंगोपाध्याय वैसे तो अगस्त में रिटायर होने वाले थे, लेकिन कई महीने पहले उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। जरा वजह सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा। खास बात यह है कि बंगाल के एडवोकेट जनरल यानी एजी ने कई सप्ताह पहले ही कोर्ट रूम में एक तीखी नोकझोंक के दौरान कह दिया था कि जज साहब को बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिलने वाला है। एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी। तो क्या कोर्ट में एडवोकेट जनरल की कही गई बात 2-4 दिन में सच होने वाली है? हाईकोर्ट जज रहते ममता सरकार के खिलाफ 14 मामलों में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने का आदेश देने वाले और टीएमसी के खिलाफ तेवर दिखाने वाले ये साहब, जज साहब, क्या वाकई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? लोगों का अनुमान तो फिलहाल यही है कि जज साहब अब बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बस औपचारिकता है, जजशिप से इस्तीफा स्वीकार होना और उसके बाद ऐलान होना। जज साहब की संभावित सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कोलकाता से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर के तामलुक लोकसभा सीट से जज साहब को बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। और अगर ऐसा हुआ तो अपने आप में यह अनोखा मामला होगा कि जिस जज पर सूबे की सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह का शिकार होकर लगातार फैसले देने के आरोप सत्ताधारी दल के नेता लगाते रहे, बयानबाजी करते रहे, उस जज को उस राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, वो भी जज के पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों के भीतर या तुरंत बाद, क्योंकि अभी पता नहीं आज इनका इस्तीफा होगा और कब इन्हें टिकट मिलेगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कल एक टीवी चैनल को कहा था कि सोमवार यानी आज वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने इस्तीफे की सूचना देंगे और अपना काम निपटाकर मंगलवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज देंगे। कल ही अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जज साहब विस्तार से बताने वाले हैं, ऐसा भी उन्होंने कल यानी बीते कल को कह दिया। मंगलवार को वो विस्तार से बताएंगे। जज साहब ने वैसे तो बांग्ला टीवी चैनल एबीपी आनंदा पर इंटरव्यू के दौरान पहेलियां बुझाते हुए कहा कि मैं कांग्रेस, बीजेपी या वामपंथी दल किसी में भी शामिल होकर चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन चर्चा तो ऐसी ही है कि बीजेपी के टिकट पर ही जज साहब चुनाव लड़ने वाले हैं, इसी की ज्यादा चर्चा है। जज साहब ने कहा, मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि जज के रूप में मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, अब मुझे लोगों के लिए सीधे तौर पर काम करना है। और अगर उन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया तो समझिए कि इसका मतलब क्या है। देश के कई पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के सियासी फैसले की आलोचना कर रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि अगर सियासत में उतरकर चुनाव लड़ने का इरादा था तो जज रहते राजनीतिक मामलों से खुद को अलग कर देना चाहिए था, या ऐसे मुकदमों में मामलों में आदेश नहीं देने चाहिए थे जो सीधे सीधे तौर पर सत्ताधारी दल या सत्ताधारी दल के खिलाफ। जबकि उन्होंने न सिर्फ टीएमसी के खिलाफ तमाम मामलों की दनादन सुनवाई की, बल्कि करीब करीब सभी मामलों में ममता बनर्जी के खिलाफ जांच के सख्त आदेश दिए और टीएमसी नेताओं के खिलाफ खूब टिप्पणियां की। जब टीएमसी सरकार के खिलाफ जस्टिस गंगोपाध्याय के किसी फैसले को हाईकोर्ट के किसी बेंच ने बदल दिया, बल्कि उसी हाईकोर्ट के बेंच ने, तो गंगोपाध्याय उस बेंच के जज के खिलाफ संगीन आरोप लगाने लगे। ऐसा माहौल बना दिया जैसे जजों के बीच ही टकराव होने लगा। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ रोक लगानी पड़ी, बल्कि कई बार फटकार भी लगाई और नसीहत भी दी। ऐसा शायद पहली बार देखा गया कि किसी हाईकोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट को सीधे चुनौती दे रहा था और सुप्रीम कोर्ट हैरान होकर उस जज को दायरे में रहने की नसीहत दे रहा था। यहां तक कि कोर्ट रूम में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता के साथ उनके बर्ताव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ करीब 250 वकीलों को चिट्ठी लिखनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जस्टिस गंगोपाध्याय को
एडवोकेट जनरल से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। अपने साथी जजों के खिलाफ भी जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तल्ख बयान दिए, लगातार दिए, संगीन आरोप लगाए। हाईकोर्ट के ही एक जज सोमेन सेन के खिलाफ उनके बयानों और आरोपों ने इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को जजों की आपसी लड़ाई में दखल देना पड़ा। अभिजीत गंगोपाध्याय के बयान पर सीजेआई चंद्रचूड़ के स्वतः संज्ञान लेकर 5 जजों की पीठ में सुनवाई की। एक बार ऐसा भी हुआ कि जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को रात को अदालत लगानी पड़ी। ऐसे में अगर जस्टिस गंगोपाध्याय जज के ओहदे से रिटायर होने के कुछ महीने पहले, मतलब रिटायर अगस्त में होने वाले थे, उसके कुछ महीने पहले इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। इसी मुद्दे पर कुछ देर पहले मैंने संविधान और कायदे कानून के विशेषज्ञ, अदालती मामलों के एक्सपर्ट एनके सिंह साहब से बात की है। सुनिए पूरी बातचीत और समझिए कि इसका मतलब क्या है। एनके सिंह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। खबर तो आप भी देख पढ़ चुके होंगे कि कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक तरह से सियासी पारी खेलने का ऐलान कर दिया है और आज औपचारिक तौर पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, और कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा देंगे जैसा उन्होंने कहा। लेकिन उसके साथ जो चर्चा है लगातार कि वो बीजेपी के टिकट पर पूर्वी मेदिनीपुर की कोई सीट हो सकती है, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के टिकट पर। तो पहले तो एक जस्टिस का ऐसे इस्तीफा देना, जिस जस्टिस की अदालत में सबसे अधिक पॉलिटिकल मुकदमे टीएमसी सरकार के खिलाफ या ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, और उन मुकदमों में तकरीबन हर मुकदमे में फैसला, निर्देश या जांच के आदेश या सीबीआई जांच के आदेश ममता सरकार या टीएमसी सरकार के फैसलों के खिलाफ के खिलाफ की नीतियों के खिलाफ, और उन पर लगातार ऐसे आरोप। तो उस पूरे मामले के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप कैसे देखते हैं इसको? हालांकि मैं फिर कहूं कि अभी तय नहीं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव कौन सा पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन जो कयास अनुमान है उसके आधार पर, क्योंकि ये तो कह ही चुके कि मैं इस्तीफा दूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, और ताज्जुब ये है कि ऐसे जज को जो पॉलिटिकली बायस रहा है अपने कोर्ट रूम में, उसको आज कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी तीनों ने स्वागत किया है कि वो चाहे तो हमारी पार्टी में आए। मतलब कि तीनों तैयार हैं लेने के लिए। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस क्या है। जज साहब की यही स्थिति है कि अन्य जजेस, ऐसा नहीं है, भारत में ये इतिहास रहा है कि जजेस इस तरह के पॉलिटिकल लीनिंग्स के होते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में सीधे ये आरोप लगाना और सीधे अभिषेक बनर्जी को लेके हो, चाहे किसी एक ब्रदर जज को लेके हो, सीधे कहना कि वो फलानी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जबकि आप खुद हर केस जो सरकार का है, राज्य सरकार का, वो सीबीआई को सौंप देते हैं और बिना देखे 1 मिनट पे फैसला सिंगल जज की बेंच आपकी होती है और सीधे सीबीआई को दे देते हैं केस। सवाल इसका नहीं है, ये भी छोड़ देते हैं। एक सिटिंग जज, भारत के इतिहास में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, लेकिन वो ग्राउंड्स दूसरे थे, वो पॉलिटिकल से ज्यादा फेलो जज को लेके, और ये था कि सीजेआई के बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ है। रोस्टर को लेकर और अहम मुकदमे ना आने उनकी बेंच में, सब को लेकर भी था, या एक पर्टिकुलर बेंच को दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे 19 सितंबर 2022 को इन जज साहब का जरा इतिहास देख लीजिए कि ये 2018 में एडिशनल जज बन के आते हैं। एडिशनल जज मतलब टेम्परेरी जज होता है, और उसके बाद 2020 में इनको कोरोना का काल होता है और 2020 में इनको परमानेंट जज बनाया जाता है। बस जैसे ही परमानेंट जज बनते हैं, उसके बाद से सब कुछ बिल्कुल शुरू हो जाता है और खुलेआम शुरू हो जाता है। 2 साल उसके बाद 2021 में आपको याद होगा राज्य का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी हारी थी और ममता बनर्जी को काफी वोट मिले थे, और मोदी जी ने दीदी ओ दीदी का वो कहा था, जिसको लेके क्रिटिसाइज हुए, और भरे कोरोना में मोदी जी और अमित शाह वहां घूमते रहे। यहाँ पे 2021 में चुनाव हारने के बाद जज साहब 2022 सितंबर को एक इंटरव्यू देते हैं एबीपी में। 1.5 घंटे के इंटरव्यू में
उनमें अधिकांश भाग वो अभिषेक बनर्जी को कोसते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाईपो कहते हैं, भाईपो भतीजा, भतीजा पैसा बना रहा है। कोई पूछे कि क्या जज ये सेंटेंस कहता है, पैसा बना रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि भतीजा और पैसा जज को अगर ये कहना होगा तो अपने फैसले में कहेगा, सबूतों के आधार फैसले पर में दे कन्विक्ट दो। कर देगा किसी केस में, उसमें लिख देगा, बिल्कुल कन्विक्शन होगा। जी जी। और यही नहीं था, इसके पहले की पॉलिटिकल लीनिंग्स इनकी मई में अभिषेक बनर्जी ने एक पब्लिक उसमें कहा था कि जज साहब ये कर क्या रहे हैं, ये तो बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। इन्होंने फिर इंटरव्यू दिया और कहा कि अभिषेक बनर्जी पैसा बना रहा है। यहां से वो सिलसिला शुरू होता है और आप ताज्जुब करेंगे, हिमाकत इतनी बढ़ जाती है एक हाई कोर्ट के जज की कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गए हैं मुझे फौरन वो कीजिए, भेजिए। हाँ। और ये आदेश और उस इंटरव्यू का ट्रांसलेशन मुझे मुहैया कराया जाए, 12 बजे रात तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। 12 बजे रात तक मैं कोर्ट में बैठा हूं। हम्म। तब जाके स्वसंज्ञान लेके जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है सुप्रीम कोर्ट ने लिया और बैठ के फिर इनके पर कतरे, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन एक जज जो अंतर है इस केस में और बाकी केस में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस गवर्नर बने हैं, फातिमा बीबी बनी है, सदाशिवम बने हैं, गवर्नर बने हैं, क्रिटिसाइज वो भी हुए थे, लेकिन वो पद छोड़ने के कुछ अभी दिन जस्टिस नजीर बने, अभी जस्टिस नजीर बने हैं, जस्टिस नजीर बने, ये तीसरा केस है। और उसके पहले राज्यसभा में आने का आपको याद होगा, रंगनाथ मिश्रा आए, रंगनाथ मिश्रा से लेकर रंजन गोगोई तक, बिल्कुल सही, रंजन गोगोई तक आए, राज्यसभा में आए, लेकिन ये पद पे हटने के बाद आए। कोर्ट रूम में सीधे पॉलिटिकल बायसेस आप एयर करें, जहां तक हिमाकत आपकी होती है, आपको कहा जाता है साहब आप मिलॉर्ड हैं और आपको प्रोटेक्शन दिया गया है कंटेम्प्ट का, और आप कोर्ट में कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रदर जज है वो तृणमूल कांग्रेस के हाथ में खेल रहा है। ये बात एक डिवीजन बेंच के लिए आप कहते हैं, डिवीजन बेंच के एक मेंबर सौम्या सेन के लिए कहते हैं, और डिवीजन बेंच के ऑर्डर को रिवर्स करके फिर से सीबीआई इंक्वायरी बैठा देते हैं। और उसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि इन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, तब फिर इनसे लेकर मामला डिवीजन बेंच को सौंपा गया, डबल जज बेंच को, और उस बेंच ने, जो सोमेन सेन उस बेंच में थे, उन्होंने उस फैसले को रोक दिया। तब इन्होंने उसके खिलाफ बयान भी दिया, और उसके बाद जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी जी, तो उसको अंडू करना सिंगल जज बेंच कर कैसे सकता है? अगर वो डिवीजन बेंच का है तो एक सिंगल बेंच कैसे उसको अंडू कर देगा? ये मतलब एक जुडिशियल प्रोसीजर का ही मजाक है। तो बहरहाल ये करते रहे, और आपने देखा कि आज वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं जज रहते हुए जनता के पास नहीं जा पा रहा था, जनता जो करप्शन से, भ्रष्टाचार से मर रही है, मैं उनके साथ सीधा न्याय नहीं कर पा रहा था। भाई ये बताया जाए कि अगर आप जज हो के न्याय नहीं कर पा रहे सीधा, तो ये कौन सा न्याय है जो वहां इलेक्शन लड़के करेंगे आप? और कह रहे कि हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए, क्योंकि न्याय जनता के, अपनी प्रिय जनता के साथ हम करना चाहते हैं, इसलिए हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए। बड़ा ग्राउंड कौन सा है? एक महदूद हो जाएंगे एक लोकसभा सीट पे, तो वो उनको बड़ा ग्राउंड लग रहा है। और ये जजशिप से आपको नहीं तसल्ली है। अब सोचा ये जाए कि आपने 2018 में जब एक्सेप्ट किया, 2020 में जब परमानेंट बचे, उस समय ये ब्रह्म ज्ञान आपके पास नहीं था क्या कि हमें जनता के करप्शन को देखना है? यही ममता बनर्जी तब भी थी, यही शासन था, यही अभिषेक बनर्जी थे। लेकिन उस समय आपको ब्रह्म ज्ञान न, जैसे ही परमानेंट जज बनते हैं तो अब लगता है कि अब तो कोई हटा नहीं सकता, हटाने के लिए पार्लियामेंट है, हटाने के लिए आर्टिकल 218 है, हटाने के लिए 124 का प्रोसेस ही चलता है 218 में, लिहाजा अब हमें कोई हटा नहीं सकता। तो चूंकि बड़ा ओहदा वो मिल गया है, मजबूती मिल गई है, लिहाजा अब हम ब्रह्म ज्ञान अपना खोल सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान खोलना शुरू किया। हमें लगता है कि भारत के इतिहास में अभिजीत बनर्जी का ये तरीका जो है,
ये मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अलग है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं लगा है, पहले भी जजेस पे आरोप लगे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट रूम में। अभिजीत गंगोपाध्याय, आप बनर्जी बोल गए थे। हाँ हाँ सॉरी गंगोपाध्याय। तो अभिजीत गंगोपाध्याय को अगर आप गौर से देखें तो इनका जो कंडक्ट है ये कोर्ट रूम कंडक्ट, जो डिफरेंस है वो ये है कि बाकी जजेस अपने, जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, देश के जाने माने सबसे सम्मानित जजों में से एक जस्टिस कृष्णा अय्यर थे। कृष्णा अय्यर लेफ्ट लीनिंग के थे, ये दुनिया जानती थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जब वो जजमेंट पे आए तो उनका सब कुछ बदला था। और आज भी अरेस्ट के बारे में कि बेल इज जनरल रूल, नॉट ग्रांटिंग बेल इज एक्सेप्शन, ये आज तक भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर लेफ्ट लीनिंग के थे, इसमें कोई दो राय, लेकिन जब वो कोर्ट में आ गए उसके बाद से चीजें बदल गई। इसी तरह वही नहीं थे, बहुत सारे ऐसे जज हुए जिनकी लीनिंग्स थी, जो यहां तक कि एमएलए रहे हैं। तमाम ऐसे जज हैं जो एमएलए रहे उसके बाद वो जज बने। लेकिन जब आप जज बन जाते हैं तो प्रेमचंद का जो पंच परमेश्वर कहानी है बिगाड़ वो के याद डर से आता ईमान है। की बात नहीं कहेगा जी, तो जब आप बन जाते, वहां पे आ जाते हैं तो आप बिल्कुल बदल जाते हैं। ये एक नैतिक आपका धर्म होता है। लेकिन आप जब ये सब कुछ करने के बाद भी अब प्रेस से क्या कह रहे हैं कि साहब हमें गरीबों का और जो मजलूम थे, जो करप्शन से बैटर्ड थे, सताए हुए थे, हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई 2 साल पहले, 4 साल पहले अगर पता होता तो तुम ये जजशिप रिजेक्ट कर देते, क्योंकि तुम्हें सेवा करनी थी। ये ड्रामा करके तुम यहाँ आए और जब ओहदे पे पहुंच गए तो अब तुम आदान प्रदान कर रहे हो बीजेपी से कि साहब हम सबको जेल भेज देंगे, चिंता ना करिए, हमें टिकट कहां से मिलेगा। मुझे लगता है ऐसा तो नहीं सिंह साहब, ये कहीं हम लोगों पे भी कंटेम्प्ट हो जाएगा। हालांकि आज वो नहीं बिल्कुल नहीं होगा। जज साहब आज कुर्सी छोड़ चुके हैं। डिफेमेटरी कि आप लोग डिफेमेशन, देखिए 2 चीजें हैं, जज सब कुर्सी पे होता है तो कंटेम्प्ट होता है। तो आज उन्होंने छोड़ दिया है, मैंने खबर ले ली है, आज उन्होंने जजशिप छोड़ दी है। अब वो डिफेमेशन में जाए तो डिफेमेशन में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज आप जब ये कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपको किस पार्टी से टिकट मिलेगा, इसलिए मैं ये शब्द तो हटा लेता हूं कि बीजेपी से। लेकिन आपने कहीं ना कहीं कुछ किया है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो आ रहा है कोर्ट रूम में बैठ के, जब आप जज होते हैं तो टीवी को इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं अभिषेक बनर्जी पैसा कमा रहा है। जब आप ये कहते हैं तो और ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई भारत, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शर्म आती है। और उनके चीफ जस्टिस ने अभी, जब 24 जून को ये ड्रामा हो रहा था कोर्ट में, वो सीबीआई को फिर से दे रहे थे, सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे थे, उस समय जब एजी के साथ जब इनका बवाल हुआ कोर्ट के अंदर ही, एजी ने कोर्ट में कहा कि तुम बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा बीजेपी के लोकसभा टिकट मिलने वाला है। तब चीफ जस्टिस का एतराज और बहुत चिंताजनक है इस तरह का कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया था, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोर्ट भी किया है। नहीं, शर्म आती, उन्होंने कहा था मुझे शर्म आती, मुझे शर्म आती है कि हमारे यहाँ इस हाई कोर्ट में ये सब घटनाएं हो रही हैं, मुझे शर्म आ रही है। तो सवाल ये है कि ये तो कोर्ट रूम में तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया, ये मैं क्या लगा रहा हूं। तो एडवोकेट जनरल ने वहां के स्टेट गवर्नमेंट के सीधे आरोप लगाया है कि जज साहब आप टिकट के लिए ये कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कंटेम्प्ट करेंगे या डिफेमेशन करेंगे, वो तो बात की बात है, पहले एजी पे करें। लेकिन इसी जज ने 2 हफ्ते बाद उसी एडवोकेट जनरल से माफी मांगी और एक कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी। जब 200 अनकंडीशनल माफी मांगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट बाद में करेंगे, पहले जो माफी मांगे उसको देखें। जज भरी कोर्ट में आरोप लगाता है, भरी कोर्ट में माफी मांगता है, आखिर ये हो क्यों रहा है। और भारतीय जुडिशरी को आज हमें शर्म इस बात पे आती है कि अगर हम जज साहब के बारे में कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा।
लेकिन जज साहब खुद जब ये सब कुछ कर रहे हैं, जो कि जुडिशरी का कंटेम्प्ट है, जो डिसरेस्पेक्ट है, और जुडिशियरी की गरिमा कहीं गिर रही तो जज साहब के कंडक्ट से गिर रही है, उसको हम क्या करें। तो ये चलिए, सीधी सी बात है कि इसमें भारत के इतिहास में कोर्ट रूम में ये ड्रामा होना और पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोर्ट रूम में एक्सपोजर, हम ये नहीं कहते मुमकिन है। सोमेन सेन पे जो आरोप लगाया उन्होंने, कहा कि एक सिंगल मेंबर जस्टिस सिन्हा थी, और अमृता सिन्हा शायद नाम था उनका, तो उन्होंने हमसे बताया, ये बात कोर्ट रूम में रिकॉर्डेड है, कि जी। सोमेन ने बुलाया उनको और कहा कि देखिए ये अभिषेक तीन बनर्जी चीजें का भी पॉलिटिकल कैरियर है, इसको ये मत करो, ऐसा कुछ। मत करो, और ये लाइव ना दिखाइए वगैरह वगैरह, तीन चीजें कही थी। ये बात उस जज ने कोर्ट में कही है। हम्म। कितना गिराओगे तुम कोर्ट की गरिमा को, कही या उसके नहीं बाद कही, ये प्रूफ नहीं है। ये भी तो हुआ सर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, 5 जजों की पीठ, संजीव खन्ना, गवाई और सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अभिजीत गंगोपाध्याय ने जो ऑर्डर दिया था सीबीआई जांच के, जो आदेश दिए थे ममता बनर्जी सरकार के एक फैसले का, उसको रोका। ये 5 जजों की पीठ ने रोका, और उसके बाद ये भी मानने को तैयार नहीं थी। इन्होंने तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज कर रखा था। जी बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। और इसीलिए कि अब हम तो जा रहे हैं, हम तो अवैध बनने जा रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और एक ही दिन में दो दो जजमेंट्स पास करने पड़े। पहला इनको रोका, रेस्ट्रिक्ट किया, और दूसरा जो इनके ऑर्डर थे उसको निरस्त किया। तो एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट को और कहना पड़ा कि नाउ वी विल टेक चार्ज ऑफ दिस होल अफेयर, हम इसको देखेंगे। और तब से ये केस वहां चला गया है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना परेशान होगा उस गरिमा को लेके, जो हर रोज अभिषेक जस्टिस गंगोपाध्याय खराब करते थे। तो सवाल ये है कि सुप्रीम, यहां तो मुश्किल यही है ना कि आर्टिकल 124(4) और 218, इसमें इन जजेस को हटाया नहीं जाए। एक बार आप बस गलती कर दीजिए, फिर ताउम्र उसको झेलना पड़ेगा। जो ये दी गई है सर्विस सिक्योरिटी, जो उनके पद पे रहने की सिक्योरिटी दी गई है, इसके बाद वो सब कुछ करता है जब तक वो परमानेंट जज नहीं बनता। अब जज बन गया, उसके बाद आपके पास एक ही चीज है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे गलती की। मान लीजिए कि आपने एक गलत चुनाव कर दिया। जिस दिन वो 19 सितंबर 2022 को एक पॉलिटिकल इंटरव्यू दे रहा है वो जज, इतना तो कर सकते थे कि उसको ट्रांसफर कर दें, इमीडिएट उसका ट्रांसफर। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, और यही बात जस्टिस गंगोपाध्याय भी कह रहा कि साहब सोमेन सेन का तो ट्रांसफर हो गया है, उसको क्यों नहीं रिलीव किया गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने उस ट्रांसफर को वो नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। अब यहाँ पे सोमेन सेन तो टीएमसी का आरोप लगता है, जो गंगोपाध्याय लगा रहे। तो यहाँ पे ये उनका आरोप गलत है। और हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इतना तो कर ही सकता था कि जिस दिन इस जज ने पॉलिटिकल इंटरव्यू दिया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अप्रैल को जब केस की सुनवाई हुई, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल गलत था, ये कहीं से नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जो हाई कोर्ट जज ने इंटरव्यू दिया है। 1.5 घंटे का इंटरव्यू था, जिसमें खाली अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को लानत वलानत की गई थी। हाई कोर्ट का जज कर रहा है, इस पे सुप्रीम कोर्ट 6 महीने बाद संज्ञान लेता है। गलती सुप्रीम कोर्ट की भी है। आपके पास एक पावर तो है ना कि उसको सीधे आप नागालैंड भेज दीजिए, नॉर्थ ईस्ट भेज दीजिए, या किसी उसमें भेज दीजिए, ताकि उसके पॉलिटिकल लीनिंग्स खत्म। ट्रांसफर का कंसेप्ट क्या है? इसीलिए कि ये व्यक्ति जो पद पे है, सरकारी या जजशिप पे, वो रूट्स गेन ना करने पाए। मतलब रूट्स गेन करेगा तो उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। यही इसका कंसेप्ट है। लिहाजा आप फौरन उस जज को वहां से उठा के कहीं और डालिए। ये नहीं किया, जबकि कॉग्निजेंस लिया सितंबर में, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जब ये चर्चा की और कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा,
और ट्रांसक्रिप्ट उसके बाद फिर आया। ये बात सही है कि उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? अगर आपके पास ये पावर नहीं है कि उसको इम्पीच कर सके, तो ट्रांसफर के पावर तो है ना, और ट्रांसफर को आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसमें आप तमाम केसेस में करते हैं, तो कम से कम इस केस में आप ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया। क्या कारण है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अगर मिसबिहेवियर है और उसको जैसे कि आर्टिकल 124(4) में प्रूवन मिसबिहेवियर ये कहा गया है, मिसबिहेवियर। अब ये लोकसभा में प्रूव करना पड़ेगा, सॉरी संसद में प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए एक कमिटी बैठेगी और वो प्रूव करेगी। पहले जजेस की सुप्रीम कोर्ट बैठाएगा, बहुत दुरूह प्रोसेस है। और फिर मान लीजिए वो जज आइडियोलॉजिकली किसी एक पार्टी का है जो सेंटर में रूल कर रही है, तो कभी उसके ऊपर इम्पीचमेंट आएगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? क्या इसी तरह बैठा रहे और ये जज या तो उस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, चुपचाप बैठे देखता रहे, या खाली कोर्ट में बुला के कह दे बहुत गलत है, हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्या इससे काम चल जाएगा? अगर इस तरह के सही करे, ये बड़े सवाल है तो कम से कम ट्रांसफर तो करिए। यही ट्रांसफर है कि सीबीआई का डायरेक्टर भी कांपता है आज। यही ट्रांसफर पावर है ईडी के, जिससे कि आज वो केचुआ बना घूम रहा है। तो अगर ये अफसर भी इतने डर सकते हैं अपने ट्रांसफर से, तो क्यों नहीं हाईकोर्ट जज डरेगा? तब कम से कम कायदे से काम करेगा। तो मेरा, चूंकि मैं जुडिशियल सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड काफी गौर से देखता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक चाबुक है इस तरह के इरेंट जजेस के लिए, इस तरह बददिमाग जजेस के लिए, इस तरह पॉलिटिकल लीनेज वाले जजेस के लिए, जो पॉलिटिकल लीनेज अपना जजमेंट में दिखाते हैं। इसमें ये भी है ना कि जैसे आप पॉलिटिकल लीनेज या राजनीतिक झुकाव और ये सब बात, अगर वो उनका होता है कि रिटायर कर जाते हैं अगस्त में और राजनीति से कोई रिश्ता नहीं रहता, तो कहते चलो ठीक है, उन्होंने अपने विवेक से अपने कानून के दायरे में फैसला किया। लेकिन ब्लेटेंटली और बहुत ही एकदम साफ जो ब्लेटेंटली दिख रहा है, उस तरह से आप कर रहे हैं कि आप उस तरह से फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले पर रोक लगा रहा है, आपके अधिकार को एक तरह से बहुत सीमित कर रहा है, बेंच दूसरा बना के वहां ट्रांसफर किया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दे रहे हैं, और उसके बाद आप जज रहते हुए, आपने इस्तीफा नहीं दिया, जज रहते हुए आपने इंटरव्यू देके कह दिया कि हम राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद हम इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज देंगे। तो ये तो बहुत चीज साबित हो रही है सामने कि आपकी मंशा कहीं अगर लोग सवाल उठाएं तो वो वाजिब है। इसी में बता दूं कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस में देख रहा था, मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी का स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो राजनीतिक मामलों के मुकदमे से खुद को अलग कर लेना चाहिए किसी जज को। कोलकाता बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे अर्नब घोष ने कहा है कि जस्टिस गंगोपाध्याय का फैसला न्यायपालिका के लिए बुरा संदेश देगा। अगर कोई जज ऐसा करता है तो उसे गलत तरीके से देखा जाएगा। कभी कोर्ट में न्यूट्रल जज की तरह दिखे हो जस्टिस गंगोपाध्याय, ये जरूरी नहीं ऐसा दिखे नहीं वो। उसी तरह से कोलकाता हाईकोर्ट के एक दूसरे एडवोकेट हैं जयंत मित्रा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, क्योंकि न्यायपालिका के टेम्परामेंट के खिलाफ है कि एक सप्ताह के पहले तक सरकार के खिलाफ या पक्ष में फैसले देते रहो और चुनाव आते ही राजनीति में आने का ऐलान कर दो और उसके बाद चुनाव लड़ जाओ। 55 साल के करियर में एक से एक जज देखे, लेकिन ये मामला अपने आप न लगे। तो ये सवाल लगातार उठ रहा है और आज ही एक्सप्रेस ने छापा है, मुझे ध्यान नहीं था, आपको पता होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे कोका सुब्बा राव, जिन्होंने 1967 में रिजाइन किया था और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में थे, और लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। फॉर्मर एसजी जज सुप्रीम कोर्ट के जज बहरुल इस्लाम, रंगनाथ मिश्रा का तो लोग जिक्र करते हैं, वो सब हम कर चुके। तो ये हुआ, लेकिन ये सवाल आपके 2 साल के उस फैसले के संदर्भ में, आपके पूरे आचरण बर्ताव के संदर्भ में देखें तो मामला संगीन और गंभीर नजर आता है। नहीं, गंभीर इतना नजर आता है कि आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस अगर कोर्ट रूम में झगड़े में एडवोकेट जनरल के साथ झगड़े में आपके आने लगे, तब फिर हमारा जजमेंट में भी हो सकता है पॉलिटिकल इमेज आ जाता है, क्योंकि आप आइडियोलॉजी को बड़ी चाशनी में अच्छे तर्कों में देख के आप आइडियोलॉजी को भी जजमेंट के साथ जोड़ देते हैं। ये भी कोर्ट्स में हो रहा है। और मुझे याद है जब जगन्नाथ मिश्रा को 1983 में
छोड़ा था बहरुल इस्लाम ने, तो उसके बाद उनको फिर बना दिया गया। आप ताज्जुब करेंगे कि जगन्नाथ मिश्रा के भ्रष्टाचार केस को जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया था और इसके बाद लोकसभा में आए चुनाव जीत के। तो ये सब भी खतरे हैं। तो मुझे मालूम है कि कॉलेजियम के पास सुप्रीम कोर्ट के कोई बैरोमीटर नहीं है कि ईमानदारी नाप सके, और ये नाप सके कि कल तक जो ईमानदार था आज वो बेईमान नहीं होगा। किसी भी वकील के बारे में जो जजशिप लेने जा रहा है, आप ये गारंटी से नहीं कह सकते। दुनिया में कोई बैरोमीटर नहीं बना है। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अगर ये फैसले कर रहा है तो उसके पास कोई भी वो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो अब दूसरा क्या आता है, अभी 2-3-4 महीने पहले केस आया, सरकार ने एक नाम अपॉइंट किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो सरकार के आईबी की रिपोर्ट थी कि साहब ये पॉलिटिकल एफिलिएशन इसका किसी और पार्टी का नाम दिया गया, इससे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा उस समय हम लोगों को लगा जब कहा कि भाई किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, इससे उसका जजशिप का अपॉइंटमेंट क्यों रोका जाएगा। तो ये बात सही लगी, बिल्कुल सही। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जब वो मिलॉर्ड बन जाए, जब वो संविधान की शपथ ले ले निष्ठा की, उसके बाद से वो आइडियोलॉजी उसके फैसलों में ना आए। हालांकि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। लगभग ये भी, क्योंकि आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी बीजेपी की है, एक कांग्रेस की है, हो सकता है, लेकिन और उसको आप देते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम ना हो कि गाली गलौज के स्तर पे कि वो फलानी पार्टी का जज है, ये फलानी पार्टी का जज। और ये छोड़िए, बार भी बढ़ गया है, बेंच भी बढ़ गया है। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की तो ये हालत है कि बार बेंच बात बुरी तरह से बटा हुआ है, उसी तरह बेंच भी बढ़ गया है। तो अगर ये चीजें होने लगेंगी तो मेरे ख्याल से खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अपना मुकदमा लेके जो सरकार के खिलाफ है, किस वाले जज के पास जाए, किस वाली बेंच के पास जाए। तो ये खतरा मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ये जो केस आया है, जिसको आपने आज उठाया है, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जुडिशियरी में हमारा विश्वास क्यों खत्म हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि उसके बाद भी हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं, विश्वास बनाए भी रखना है, क्योंकि जहां कुछ ऐसी खबरें आती है, ऐसी बातें होती है, वहीं एक से एक जज भी हैं, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और वहीं से उम्मीद की किरण भी है, फैसला वहीं से आना है। वहीं से जब नाउम्मीदी चारों तरफ दिखे तो उम्मीद की नजर से अदालतों की तरफ ही देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, और शुक्रिया दर्शकों का जिन्होंने इतनी देर तक देखा और सुना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और विषय पर। नमस्कार।